आज बात करते हैं एक ऐसे दौरे हुकूमत की जिसका इख्तिताम एक आर्मी चीफ, पाकिस्तान के कुछ अर्सा पहले तक रहने वाले एक आईएसआई चीफ और उस वक्त के डीजी आईएसपीआर की अमवात के साथ हुआ, यानी जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत के बारे में बात करते हैं। जो कि आपको मालूम है कि उनके दौरे हुकूमत का ख़ात्मा उनके प्लेन क्रैश से हुआ था, जिसमें अमेरिकन ऑफिशल्स भी मरे थे। एक उसमें अमेरिकन सफ़ीर थे और एक अमेरिकन जर्नल थे। अ, उनका दौरे हुकूमत शुरू ऐसे हुआ था कि एक उन्होंने भुट्टो हुकूमत का ख़ात्मा किया था और अपनी डिक्टेटरशिप लॉन्च की थी। हुआ यूँ था कि भुट्टो, जो कि उस टाइम पे इमरान खान की तरह मकबूल थे, लेकिन उनसे इकॉनमी नहीं संभली थी। और इकॉनमी चूँकि उन्होंने एक तजर्बा किया था, इकोनॉमिस्ट उनसे पहले के दौर को कहते हैं कि वो तजर्बात का दौर था। उससे पहले अयूब खान ने एक ऐसा इकॉनमी का स्ट्रक्चर अपनाया था जिसमें चंद लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, जिसके बदले में भुट्टो ने एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसमें कि सोशलिस्ट निज़ाम, जिसमें हुकूमत ने सारे के सारे बिजनेसेस अपने नेशनलाइज कर लिए, ख़ुद ऑन कर लिए, और प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो महरूम हो गया था। तो उसके भी नताइज ये निकले कि उस टाइम पर चूँकि हुकूमत के लोगों को तो बिजनेसेस करने नहीं आते, उनका काम ही नहीं होता, वो ट्रेन ही नहीं हुए होते उस हिसाब से। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी भुट्टो के दौर में, और फिर एहतजाज वगैरह होने लगे, राइट्स होने लगे। तो जो कि एक अपनी जगह सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगी थी। लेकिन उसका बहाना बनाकर जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी डिक्टेटरशिप लॉन्च की, उनको हटा दिया था भुट्टो को। चूँकि तब तक पाकिस्तान के लिए ये नॉर्मल सी बात थी एक डिक्टेटर का आना। कुछ अर्सा पहले ही 7-8 साल पहले तक दो डिक्टेटरों ने लगातार हुकूमत की थी, और उससे पहले सिविलियन डिक्टेटर थे। भुट्टो का जो दौर था वो पहला जमहूरी दौर था, जो कि नया नया था अभी पाकिस्तान के लिए। तो खैर, जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो ऐसा नहीं हुआ कि भुट्टो को एकदम से फांसी चढ़ा दिया उन्होंने। तकरीबन 2 साल लगे। उन्होंने उस भुट्टो को पहले तो गिरफ़्तार नहीं किया था, उनको हुकूमत से हटाने के बाद उनको डिटेंशन उनकी की थी, डिटेन किया था। और फिर उनको छोड़ दिया, फिर उनको गिरफ़्तार किया। इस दौरान जब वो बाहर निकले भुट्टो, तो उन्होंने कैंपेन भी की आवाम को वापस गैदर करने के लिए। लेकिन वो कामयाब होते, लेकिन शायद हो भी जाते, लेकिन ज़ियाउल हक ने आखिरकार उनको फांसी चढ़ा दिया अदालत के ज़रिए। अब ज़ियाउल हक और भुट्टो का रिलेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर जब उस पे लोग बात करते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, तो ये मिलता है कि भुट्टो जो है ये समझते थे कि ज़ियाउल हक जो है ना वो बड़ा ही सिंपल सा इंसान है, और आसान, इजी टू मैनिपुलेट है वो। तो वो उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते थे, उनका ये ख्याल था। मुख्तलिफ़ एनेक्डोट्स लोग शेयर करते हैं जिनको वैसे साबित करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे ये कहा जाता है कि भुट्टो ये कहते थे कि ही इज़ माई मंकी, ज़िया की तरफ इशारा करके। अगर किसी रूम में खड़े हुए हैं, कहीं कोई पार्टी हो रही है कहीं, तो ही इज़ माई मंकी। तो उनका मतलब ये था कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये मेरे अशारों पे नाचता है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि ज़िया ने जो है वो भुट्टो के किसी टाइम पे भुट्टो के जूतों पे मिट्टी लगी हुई थी, तो जिसको अपने रुमाल से उन्होंने साफ़ किया था। अल्लाह बेहतर जानता है। इन बातों को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। एक और चीज़ जो प्लॉजिबल लगती है, किसी हद तक आप बिलीव कर सकते हैं, वो ये है कि भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मेजर होना चाहिए, मेजर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, ऊपर कर्नल होना चाहिए। लेकिन ज़िया उस टाइम पर ब्रिगेडियर थे, और ब्रिगेडियर होते हुए उनके जो घर था, जो महल होगा भुट्टो का, उसके लॉन में खड़े थे। जब भुट्टो बाहर आए तो उनको बड़ी हैरत हुई कि इस लेवल का ऑफिसर उनके घर पे खड़ा है। तो ज़िया ने कहा कि नहीं, मैं आपकी जो आई वांट टू पर्सनली सुपरवाइज योर सिक्योरिटी, ज़िया ने उनको ये कहा। तो ज़िया भुट्टो जो है वो मुतमईन हो गए थे कि इस फ्रंट से उनको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस शख्स को उन्होंने बोला बाला समझा, उसी ने उनका गला दबाया, और फिर आखिरकार उनको फांसी चढ़ा दिया।
एक पूरी अलग से ही वीडियो बन सकती है कि किस तरीके से क्या अदालत में हुआ। उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भुट्टो ने बनाई थी, और वो बहुत बदनाम थी इस हवाले से कि जैसे आज आप देखते हैं कि लोगों को उठाया जाना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ौजी हुकूमतों में होता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होता है, ये हमारे पास जमहूरी हुकूमतों में भी होता आया है। हम शायद हर एक के अंदर एक डिक्टेटर छुपा हुआ है, हर एक को डिक्टेटर बनने का ही शौक़ है। तो भुट्टो के दौर में एफएसएफ उन्होंने बनाई थी, जिसकी कहते हैं कि कोई ख़ास वजह नहीं थी, और लेकिन एक अलग से सिक्योरिटी फोर्स बनाई जो लोगों को उठाती थी, गायब कर देती थी, उनको हरास करती थी, उनको मारती पीटती थी, उनको जलील करती थी, उनको इवन कहते हैं कि कत्ल करती थी। और फिर ऐसे ही किसी केस में भुट्टो को फांसी हुई, और जो एफएसएफ के जो हेड थे उन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ शायद वादा माफ़ गवाह बन के उनके ख़िलाफ़ गवाही दी थी कि उन्होंने भुट्टो ने ऑर्डर किया था कसूरी मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी, नवाबज़ादा मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी की कत्ल की, जिसकी बुनियाद पे फिर आखिरकार भुट्टो को फांसी हुई। अब ये डिबेटेबल है कि वो बात ठीक थी नहीं थी। एफएसएफ बदनाम थी अलबत्ता इस तरह की हरकतों में, और जो कि भुट्टो ने ही बनाई थी। अब अलबत्ता वो एक पर्टिकुलर केस ठीक था नहीं था, डिबेटेबल है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो भुट्टो का मर्डर हुआ है। खैर, फिर ये हुआ कि ज़िया के अपने दौर के बारे में आए तो ज़िया की खुशनसीबी कि वो खुद चूँकि एक डिक्टेटर थे और जो काम वो जानते थे वही काम उनको मिल गया। अब मुल्क का सरबराह बनने के बाद सबसे बड़ा इशू आता है इकॉनमी चलाना, और इकॉनमी चलाने के लिए यूँ समझें कि उनको सबसे वो काम मिल गया जो उनको आता था। वो ये था कि अफ़गानिस्तान में रशिया और अमेरिका की वॉर शुरू हो गई थी। हम उसे अफ़गान जहाद के नाम से जानते हैं। तो वो वैसे रशिया और अमेरिका की जंग थी, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की खूब मदद की। कोई कहते हैं कि 7 से 9 अरब डॉलर आए, जिसमें से 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो सऊदीया से आए थे। अमेरिका ने 2 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, डायरेक्टली दिए, हुकूमत को दिए, जिसमें फ़ौज के साथ साथ सिविलियन मामलात पे भी स्पेंडिंग करनी थी। ये 2 से 3 अरब डॉलर थे, लेकिन 2 से 3 अरब डॉलर अमेरिका ने आईएसआई को दिए, जिसकी वजह से आज जो हम कहते हैं कि आईएसआई को नंबर 1 स्पाई एजेंसी कहते हैं, तो वाकई में एक तो वो हुआ कि वो पैसा आया इतना बड़े डॉलर आए, 2 से 3 अरब डॉलर। उस टाइम पे 2 से 3 अरब डॉलर आज के इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है एक बैटल हार्डन होना, एक प्रॉपरली ऑपरेशन करना। अब ये कोई और एजेंसी, जब तक आप कोई काम करते नहीं हैं तो वो एक्सपीरियंस आता नहीं है। अब आईएसआई के पास वो एक्सपीरियंस भी आया, पैसा भी आया, तो इस वजह से आईएसआई नंबर 1 स्पाई एजेंसी बनी। और जितना पैसा अमेरिका ने आईएसआई पे ख़र्च किया, उतना ही सऊदीया ने भी खर्च किया, कहते हैं उतना ही पैसा, और उतने ही डॉलर खर्च किए सऊदीया ने भी, 2 से 3 अरब डॉलर। फिर उसके अलावा सऊदीया ने पाकिस्तान को सस्ता ऑयल या फ्री ऑयल या फिर उधार पे ऑयल दिया, और उसके अलावा फ़ॉरेन एक्सचेंज में पैसे और डॉलर रखवाए, और इसके अलावा जो मजहबी फ़ंडिंग होती रही, मदारिस को फंडिंग होती रही, ये सब कुछ उस दौरे हुकूमत का, आप यूँ समझें कि ये सब उस दौरे हुकूमत का पार्ट था। और यानी ज़ियाउल हक़ को ये जो वो काम जानते थे, क्या कहेंगे इसको कि वायलेंस मैनेजमेंट, या फिर पता नहीं वायलेंस मैनेजमेंट करनी थी या वायलेंस क्रिएट करना था, तो ये उनको मिल गया था। पाकिस्तान 7 से 9 अरब डॉलर पाकिस्तानी इकॉनमी में आए, और फिर इकॉनमी भी थोड़ी बहुत चली होगी, और कुछ इंडिविजुअल्स की इकॉनमी कुछ ज़्यादा ही चली होगी। और लेकिन उस टाइम पे फिर पाकिस्तान में वही टाइम है जब पाकिस्तान में कहते हैं कि अफ़गान महाजरीन आए, उनके साथ साथ इसके अलावा जाहिर सी बात है रीजन में जंग हो रही थी, तो हमारे पास असलहा कल्चर आया, हमारे पास कहते हैं कि हीरोइन की स्मगलिंग, हीरोइन का यहाँ या ड्रग्स का आसानी से एक्सेस हो गया, लोगों को आसानी से वो यहाँ पे फैलाव हो गया ड्रग्स का। ये 2 चीज़ें हुई। खैर, फिर अफ़गान जहाज़ चलता रहा, और बहुत कोई 10 साल चला है। तो उसके बाद अच्छा, ज़ियाउल हक़ ने कहा था कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, और लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए।
वो अपने दौरे हुकूमत को चलाते रहे। बीच में उन्होंने 85 में एक रेफरेंडम भी किया, और उस रेफरेंडम में उनका कहना था कि आप इस्लाम चाहते हैं या नहीं चाहते। यानी अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो उसका मतलब है कि आप ज़ियाउल हक को रखें। ज़ियाउल हक खुद तो फिर वो इस तरीके से करके प्रेसिडेंट हुए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने खुद क्या किया कि फिर यानी वो एक फिर उसके बाद समझ लें कि जमहूरी हुकूमत को उन्होंने थोड़ा सा बहाल इस तरीके से किया कि जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्शन करवाए, नॉन पार्टी बेस इलेक्शन हुए। उसमें वो जुनेजो को, जो कि एक सीजनड पॉलिटिशियन थे, जो कि अयूब और भुट्टो के टाइम में मिनिस्टर रह चुके थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और फिर ज़ियाउल हक ने ये सोचा कि जुनेजो जो कि एक शरीफ से इंसान हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ वो उनके चलेंगे, इशारों पे चलेंगे। लेकिन खैर हैरत अंगेज़ तौर पर वो शरीफ इंसान आखिरकार वो एक उस टाइम पे उनके ख़िलाफ़ बोलने लगे। तो खैर ज़िया ने उस टाइम पे एक चीज़ ये की कि 73 का आइन बहाल तो किया, और लेकिन उसमें एक चीज़ डाल दी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर सकता है। 58 टू बी की अमेंडमेंट की, जिसके तहत जो है ना प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट फारिग कर सकता है अगर वो ना चाहे तो जब अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये हुई, पॉलिटिकल साइंस जो पाकिस्तान की तारीख में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए हैरत अंगेज़ बात यह है कि जुनेजो, जिनको एक टूथलेस यानी एक ऐसा शख्स जो काट नहीं सकता था, ये सोच के लाया गया था, तो वो आते ही उन्होंने जमहूरियत को बहाल करने की बात की। उन्होंने कहा, ये बात करना शुरू कर दी कि अब जो है ना फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज के अलावा सिविलियन हुकूमत को भी फ़ॉरेन पॉलिसी में, जो मुल्क के मामलात हैं उसमें उनकी बात, उनको उन डिसीजन मेकिंग करने दिया जाए, जमहूरियत को बहाल किया जाए। अब ये वाली सारी बातें जो है ना वो ज़िया के लिए अचंभा थी, वो उसको बर्दाश्त करने नहीं कर सकते थे। तो 2 ही साल में उन्होंने जुनेजो को फारिग किया। और इस हवाले से यकीनन जुनेजो जो हैं वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं, और काबिल तहसीन हैं कि जब इस हवाले से बात की जाती है कि एक शख्स ने, जब उसे मालूम था कि उसे डिक्टेटर के अंडर वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। खैर ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद लगता नहीं था कि ज़िया से अब जान छूटेगी, कहीं जाएंगे। और लगता है ऐसा है कि अब ना सिर्फ वैसे तो देखें, जब कोई जर्नल आता है तो वो क्यों इतना अरसा रहेगा, एक शख्स को क्यों, जबकि एक आर्मी जो कि एक इदारा है, प्रॉपर उसका सिस्टम है, लोग आगे चलते हैं, अगले लोग रिटायर होते हैं, नए लोग आते हैं, तो क्यों, कभी आपका जहन में सवाल आया कि क्यों एक बंदे को इतना बर्दाश्त किया जाता है। तो खैर वो यूँ होता है कि उनके लोगों को जब रिटायर होते हैं तो उनको नई पोजीशंस दी जाती हैं, उनकी मज़ीद रिटायर होने के बाद उनको अच्छी 5, 8, 10 लाख, 15 लाख की जॉब्स उनको दी जाती हैं। इसी तरह आप देखें, जितने भी आपको पाकिस्तान के इस टाइम पे भी बड़े बड़े इदारे नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको रिटायर्ड जनरल नज़र आते हैं। और फिर जो पूरा बिजनेसेस हैं उसमें जो है ना उनको जगह दी जाती है। तो लेकिन इस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि अब शायद स्टेब्लिशमेंट भी मज़ीद उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर यह हुआ कि अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग गेस करते हैं, जितने मुँह उतनी बातें, कुछ ख़ास पता नहीं चल सका कि आखिरकार वो जनरल ज़ियाउल हक, उनको शायद कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हुई थी कि उनकी जान को ख़तरा है, और इसीलिए उन्होंने ज़ियाउल हक के जो घर था, बड़े बंदे के घर को पता नहीं क्यों घर कहते हैं, महल होगा जाहिर सी बात है, उसमें बहुत बड़ा आगे बाग था, उसके बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, उन्होंने वो कहते हैं वो सारे दरख्त कटवा दिए। उनको लगता था कि इन दरख्तों में से कोई स्नाइपर जो है उनको गोली मार देगा, तो इन्होंने अपने दरख्त कटवा दिए थे। और वो शायद उन ट्रेनिंग्स की तरफ जाना भी नहीं चाहते थे जो वहाँ पर बावलपुर में होने वाली थी। तो ऐसा लगता है कि जो स्टेब्लिशमेंट ही अब जो है ना उनसे तंग आ चुकी थी। फिर उसमें लोगों के नाम आए, लेकिन जनरल असलम बेग का नाम आया, जनरल दुरानी का नाम आया, लेकिन कोई जाहिर सी बात है कोई प्रूफ नहीं है। वो रिपोर्ट्स कुछ अधूरी रिपोर्ट्स जारी तो की गई, लेकिन पूरी रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई उस वाक़े के बाद। तो इसलिए कुछ अब तारीख कुछ कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ। फिर उनका आखिरकार उस जहाज़ में क्रैश हुआ, और फिर इस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई।
तो इस तरह से मिलते हैं अगली किस्त में कि फिर जमहूरियत चली तो किस तरीके की जमहूरियत चली पाकिस्तान में।